ये 2024 मैंने बताया था तुमको कि बजट पढ़ाऊंगा आज, मैं स्टार्ट करूंगा बजट, है ना। लेकिन बजट स्टार्ट करने के पहले जो निर्मला सीतारमण ने जो अभी 2024 में जो बजट पेश किया है, अंडरस्टूड, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा इंट्रीम बजट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो इंट्रीम बजट का अर्थ क्या होता है, एनीवन इन द क्लास? वेरी गुड, ये सुनना चाह रहा था मैं सुनना क्या चाह रहा था, इंट्रीम बजट का अर्थ ये होता है जिस साल चुनाव होते हैं लोकसभा के, अंडरस्टूड, तो उस साल, अभी तो कुछ महीनों में 3-4 महीने में चुनाव हो जाएगा, है ना। तो ये बजट तो जो बन रहा है ये पूरे साल के लिए लागू नहीं होगा, तो हम एक इंट्रीम बजट बनाते हैं, यानी जब तक चुनाव ना हो जाए उसके पहले कुछ बजट बनाएं ताकि हमारा देश तो ठीक से चल सके, जो इनकम एक्सपेंडिचर है हम उसको देख सके, कितनी मिनिस्ट्रीज को क्या एलोकेशन करना हम ये देख सके, अंडरस्टूड द पॉइंट। अब ये बजट पढ़ने के पहले आपको बजट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? बजट के बारे में जानना जरूरी है। बजट में होता क्या है, बजट क्यों बनाया जाता है, बजट को क्या बोलते हैं, और बजट की थोड़ी सी बैकग्राउंड थ्योरी हमको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो मैं बजट डायरेक्ट पढ़ाने लग जाऊंगा अगर 2024 का, कि भाई ये बजट है, ये स्लाइड है, ये रगड़ दो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो हमें बजट पढ़ने में कम से कम 2 से 3 क्लासेस लगेगी, यानी कि 2 से 3 वीडियो आपकी बनेगी, अंडरस्टूड द पॉइंट। अब ये बजट पहले तो मैं बैकग्राउंड से और धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, आप लोगों को है क्या? तो अपने 2-3 क्लास ले सकते हैं बजट के लिए, ठीक है। क्यों लेंगे 2-3 क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तुम्हारा इस साल 2024 में सारे के सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा, राइट। तुम कोई भी एग्जाम दो, 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे बजट से आएंगे ही आएंगे। तो ये क्लास भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं हर क्लास में बोलता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको, इस चैप्टर को बोलते हैं बजट क्लासिफिकेशन, यानी कि बजट के बारे में बताना सारी चीजों, ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अंडरस्टूड द पॉइंट। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये पूरा का पूरा आज मैं जो पढ़ाऊंगा तुम्हें वो क्या दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। क्या दूंगा? जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझ गया वो बजट को इजीली समझ सकता है, और इस बजट क्लासिफिकेशन से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, अंडरस्टूड द पॉइंट। बजट क्लासिफिकेशन से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा मत सोचना कि बजट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है सर, हम जब एग्जाम दे रहे हैं बैंक का या एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं हम जो बच्चे, हमें इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए? बजट क्लासिफिकेशन तुम्हारा जो चैप्टर है ये तुम्हें पढ़ना चाहिए, अंडरस्टूड द पॉइंट। तुम्हें पढ़ना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी, तुम्हें पढ़ना चाहिए फिस्कल डेफिसिट, तुम्हें पढ़ना चाहिए नेशनल इनकम, अंडरस्टूड द पॉइंट। और तुम पढ़ सकते हो पंचवर्षीय योजनाएं, वो भी तुम पढ़ सकते हो, अंडरस्टूड द पॉइंट। पंचवर्षीय योजना पता है ना, 5 ईयर प्लान, तो ये सारे 5 ईयर प्लान्स भी तुम्हें पढ़ना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और जो बच्चा ये सारे चैप्टर अगर खत्म कर लेता है, लगभग उसका इकोनॉमिक्स थोड़ा सा हो जाता है, 70-75% मान के चलो कि तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा अगर हम ये सारे चैप्टर कंप्लीट करते हैं, अंडरस्टूड। तो आज का जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं वो है बजट क्लासिफिकेशन। तो बजट क्लासिफिकेशन है क्या चीज, बजट किसे कहते हैं, कौन क्या है, सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आसान शब्दों में पढ़ेंगे, लेमैन लैंग्वेज में पढ़ेंगे। लेमैन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, अपनी आसान शब्दों में, जैसे हम तुम एक दोस्त यार बात करते हैं उस लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे। क्लास थोड़ा सा तुम्हें बोरिंग लग सकता है क्योंकि बजट ऐसी चीज है थोड़ा सा बोरिंग है, बट मैं जितना चाहूं इसे हैपनिंग बनाने की कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारा ध्यान यहाँ रहे, अंडरस्टूड द पॉइंट। चलो, तो व्हाट इज बजट? बजट क्या है? इसका नाम है बजट, ठीक है। बजट का, बजट एक्चुअल में वर्ड आया कहां से? बजट एक आया बगट से, किससे आया? ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है बैग ऑफ, ये देखो अरुण जेटली जी पकड़ के खड़े, ये क्या है? बजट इज अ बैग ऑफ लेदर। लेकिन जब निर्मला सीतारमन जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, ये जब 2019 में आई तो इन्होंने इसका नाम बजट से चेंज करके, बैग ऑफ लेदर से चेंज करके इन्होंने कहा बही खाता, जिसको एक लाल कपड़े में पकड़ के ये खड़ी है, दिख रहा है तुम्हें? सारे बच्चों को दिख रहा है? दो चीज, दोनों में डिफरेंस पता चला। पहले बजट जो पेश करते थे जितने फाइनेंस मिनिस्टर थे, अरुण जेटली वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ये पहले लेदर बैग में करते थे, लेकिन जब निर्मला सीतारमन आई तो इन्होंने कहा कि मैं लेदर बैग में
नहीं लाऊंगी बजट को, बजट को किस में लेकर आऊंगी? वही खाता। अपने जो तुमने देखा होगा कई सारे जो व्यापारी लोग हैं वो बही खाता रखते हैं, उसको लाल कपड़े में बांध के रखते हैं, दिवाली में उसकी पूजा करते हैं, है ना। उसी तरीके से ये देश का बही खाता इस तरीके से लेकर आई। कब लेकर आई? 2019 में। लेकिन फिर जब कोविड आया 2020 में, अंडरस्टूड, कोविड-19 आया, ठीक है, जब 20 में लॉकडाउन वगैरह लग चुके थे, उस समय ये क्या लेकर आई? डिजिटल बजट लेकर आई, यानी कि टैब में। किस में लेकर आई? एक टैबलेट में बजट लेकर आई। तो निर्मला सीतारमन वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिसने बजट का नाम चेंज कर क्या कर दिया? बही खाता उसको नाम दिया, और बाद में सी इज द फर्स्ट लेडी टू ब्रिंग द डिजिटल बजट इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी तुम्हारी परीक्षा में आ सकता है। व्हिच फाइनेंस मिनिस्टर बॉट द डिजिटल बजट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमन। इज इट क्लियर एवरीवन? छोटे छोटे एमसीक्यूज इसमें से निकल सकते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया अभी। बेसिक सबको समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल 112 क्या है। व्हाट इज आर्टिकल 112? 112 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब तो तुम्हें पता ही है, संविधान जिससे हमारा देश चल रहा है, ये हमारी लॉ बुक है। माने देश का कानून किससे चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चल रहा है। सर क्या संविधान में बजट की बात की गई है? ऑफ कोर्स, आर्टिकल 112 में बजट की बात की गई है कि हमें बजट बनाना होगा। गलत सर, बजट नहीं कहा गया है। हमारे संविधान में इस बजट का नाम है एनुअल फाइनेंशियल। हम बजट कहते हैं आम भाषा में, हम जो तुम और लोग हैं, हम सारे, हम लोग क्या कहते हैं इसको? बजट। लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हारे घर में पापा इनकम करते हैं, राइट, और तुम एक्सपेंडिचर करते हो, तो घर में अपनी इनकम आती है और कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। यही तो होता है कि पापा तुम्हारे सैलरी कमा कर लाए, सपोज 50,000 रुपए, उसमें से तुमने 30,000 रुपए उड़ा दिए घर के खर्चों में, राइट। तो ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट बनता है, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? यही देश का इनकम और एक्सपेंडिचर है, जिसे हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनाना होगा, ये इसका प्रोविजन किस में लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है। तुम किसी को मानो या ना मानो, अपने पापा की बात मानो या ना मानो, लेकिन तुम संविधान को तुम्हें मानना पड़ेगा। पापा ने कल कह दिया कि नहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना है, नहीं जाओगे, है ना, लेकिन संविधान ने तुम्हें अगर कोई चीज कह दी तो तुम्हें माननी पड़ेगी। सर क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि हम देश के नागरिक है। तो संविधान ने जब कहा है आर्टिकल 112 के तहत गवर्नमेंट को कि तुम्हें साल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा, किस आर्टिकल में कहा? आर्टिकल 100। ये सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन गया। इकोनॉमिक्स में पॉलिटी आ गई, अंडरस्टूड। पॉलिटी के भी तो क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। तो उसमें से आज तुम्हें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पता चल गया। सर 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज से रिलेटेड है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट। वेरी गुड। तो 112 में आप थोड़ा अंग्रेजी में बकबका लेते हैं। 112 जो आर्टिकल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिया टू प्रेजेंट बिफोर द पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट। अभी मैंने क्या बोला था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब इनकम, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? और ये 112 के तहत आपको ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पेश करना होगा? मेरे घर पे नहीं, कहां पे? ऑफ द गवर्नमेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर। इज इट क्लियर एवरीवन? जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो सारे बच्चों को समझ में आया नहीं आया? बताओ। पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा? सर 112 के तहत सरकार को हर साल बजट बनाना पड़ेगा, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारे देश का। इज इट क्लियर? जैसे हमारे घर का। जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो अपने घर से रिलेट करके पढ़ना इकोनॉमिक्स को, तुम्हें आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड? मैं एग्जांपल भी आपको वैसे ही दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अभी मैंने आपको बताया इनकम का मतलब क्या होता है? व्हेन मनी कम्स
और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? व्हेन मनी गोज। और तुम लोगों ने दो शब्द सुना होगा अपने जीवन में, एक होता है एसेट और एक होता है लाइबिलिटी। वेरी गुड सर। एसेट का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? एसेट वह वस्तु है जो तुम्हें कमा के दे, क्या करे? वेरी गुड। और लाइबिलिटी वह चीज है जिसमें तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। सर एग्जांपल देके समझाइए। एग्जांपल देता हूं, जैसे इस बच्चे ने सपोज मेरे से उधार लिया कि सर मेरे को एग्जाम की फीस जमा करनी है या ट्यूशन फीस जमा करनी है, आप मेरे को 1 लाख रुपया दो। मैंने इसको 1 लाख रुपए उधार दे दिए, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपया मेरे लिए एसेट है। सर क्यों? मैं इसको 1 लाख दूंगा, इससे ब्याज लूंगा, इंटरेस्ट फोकट में तो दूंगा नहीं। अगर ये बैंक से लेता तो बैंक इससे ब्याज लेता, तो मेरे लिए ये क्या हो गया? और ये मुझे चुकाएगा विथ इंटरेस्ट, तो इसको चुकाना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया? आसान शब्दों में समझ में आया एसेट और लायबिलिटी का मतलब? इजी है, क्लियर है, गुड। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर मैं करूं, मेरी जो इनकम हुई सपोज 50,000 रुपए, मेरे एक्सपेंडिचर हो गए, माइनस करता हूं मैं 30,000 रुपए, इसके बाद जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या कहते हैं? समझ में आई ये बात? बोलो नहीं समझ में आई? अरे सर सिंपल बात है, मेरी जो इनकम है 50,000 रुपए मुझे सैलरी मिली, उसमें से मैंने 30,000 खर्चा कर दिया, तो 20,000 बचा ना, तो ये 20,000 मेरी क्या हुई? बचत हुई। अब मेरे पापा 50,000 कमाते हैं, 30,000 घर का खर्चा कर देते हैं, 20,000 रुपया बचाते हैं, ठीक है। अब वो जो 20,000 बचाते हैं वो हर महीना इकट्ठा करते हैं, साल के हो जाते हैं 1,20,000, 2,40,000, ठीक है। अब ये जो 2,40,000 रुपया हुआ, इससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, एसी खरीद सकते हैं, टीवी खरीद सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? अब जो भी चीज हम खरीदेंगे वो सेविंग से खरीदेंगे, उसी प्रकार से सरकार भी यही काम करती है। सरकार क्या करती है? सरकार की इनकम कैसे होती है? सरकार की इनकम होती है दो तरीकों से, टैक्स नहीं और नॉन टैक्स। एक मेजर इनकम जो है वो किससे होती है? सरकार की। तुम जो टैक्स भरते हो वो किसके खाते में जाता है? सरकार के, गवर्नमेंट के फंड में जाता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? गवर्नमेंट का फंड जो होता है उसे कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जोर से बोलो, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। अब वहां से क्या होता है? टैक्स से भी इनकम आती है और नॉन टैक्सेबल इनकम भी आती है। सर नॉन टैक्सेबल इनकम कैसे आती है गवर्नमेंट को? अरे भाई और बहनों, गवर्नमेंट की काफी सारी कंपनी है, जैसे पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, है कि नहीं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब क्या हुआ? सरकार का 50% उसमें शेयर्स होगा, या 50 से ज्यादा होगा, उसे हम कह देंगे पीएसयूज। अंडर, जैसे सेल, बेल, आईओसीएल एसेट्रा। अंडरस्टूड द पॉइंट? अब सरकार इन कंपनियों से भी तो कमाती है। सरकार ने किसी को उधार दिया है, उससे भी तो इंटरेस्ट इनकम सरकार का आता है, वो जाता है आपका नॉन टैक्स इनकम में। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाइए सर, तुम्हारी मेजर इनकम पापा की सैलरी है ना, लेकिन पापा ने क्या किया, कहीं एफडी में लगा दिया, या पापा ने किसी को उधार दे दिया, वहां से भी तो इनकम आ रही है। तो सिर्फ इनकम सैलरी से नहीं आती है, अदर सोर्सेस से भी इनकम आती है ना? इज इट क्लियर एवरीवन? तो सरकार के पास भी टैक्सेबल इनकम आती है और नॉन टैक्सेबल इनकम आती है ना? सरकार के अपने खर्चे भी तो है। सरकार डिफेंस पे पैसा लगा रही है, कहां से लगा रही है? अरे भाई तुम्हारा टैक्स का पैसा आया उसके पास, वहीं से लगाएगी। सरकार ब्रिज बना रही है, रेल बना रही है, रोड बना रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, सब कहां से हो रहा है? टैक्स का पैसा से हो रहा, माइनस एक्सपेंडिचर। उसके बाद सरकार के पास अगर सरप्लस कुछ बचता है, सरप्लस इसको बोलते हैं, यानी कि सरप्लस माने सेविंग। अगर सरप्लस पैसा बचा तो सरकार नई नई नीतियां बनाती है, उसमें पैसा डाल देती है। अंडरस्टूड द पॉइंट? अब ऐसा भी तो हो सकता है सर, जो तुम्हारे साथ होता है अभी, सारे स्टूडेंट के साथ होता है, सर पापा पॉकेट मनी दिए थे 1,000 रुपया सर, लेकिन खर्चा हो गया 3,000 रुपया, वैलेंटाइन डे था। फिर तुमसे कोई पूछा? याद है वैलेंटाइन डे? अभी इसको हम कोई भी डे पूछ लेंगे, इसको याद नहीं है। नेशनल योगा डे, इंटरनेशनल साइंस डे नहीं याद है, हो गया। वैलेंटाइन डे याद है लड़का को। तो सर 1,000 रुपया पापा ने दिया था और खर्चा 3,000 हो गया, तो इसको तो सरप्लस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट। क्या बोलेंगे?
डेफिसिट। डेफिसिट माने कम हो गया। ऐसा भी होता है सरकार के साथ। अंडरस्टूड? तो दोनों केस है हमारे पास। अंडरस्टूड? तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा सर? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सरप्लस यानी कि सेविंग। अंडरस्टूड तो भाई? या फिर डेफिसिट। ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी? एसेट का मतलब जो कमा के, लाइबिलिटी का मतलब जो देना पड़े। अंडरस्टूड? एग्जांपल के तौर पे मैंने तुमको समझाया था लोन वाला। इज इट क्लियर एवरीवन? ये स्लाइड क्लियर है सारे बच्चों को? धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी अपने को नहीं है। अपने पूरा टाइम लेंगे, अपने पास 3 दिन है बजट पढ़ने के लिए। ठीक है। अब बजट कंप्राइजेस, ये बजट जो निर्मला सीतारमन जो देती है इसमें होता क्या है सर? कुछ समझ में नहीं आता। इकोनॉमिक्स की किताब जब हम उठाते हैं उसमें ज्ञान दिया हुआ रहता है, ये सरप्लस, ये रेवेन्यू, ये डेफिसिट, आते हैं तो समझ में ही नहीं आता है। लेकिन आसान शब्दों में समझाने के लिए हम आपके लिए है। इसको सिंपल बेसिक लैंग्वेज में आपको चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। अगर तुमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया फिर उस किताब को पढ़ोगे ना तो उसको तुमको इजीली सारी चीजें फटाफट फटाफट समझ में आती रहेगी, दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएगी, जीवन भर नहीं भूलोगे। अंडरस्टूड में? आसान शब्दों में, लेमैन लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स को पढ़ो और अपने घर से रिलेटेड एग्जांपल्स लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बजट कंप्राइजेस ऑफ द मेनली 2 अकाउंट। 2 प्रकार के अकाउंट इसमें होते हैं। 2 प्रकार के बजट होते हैं। कितने बजट होते हैं? कितने होते हैं? एक होता है रेवेन्यू बजट, सुनना ध्यान से, और एक होता है, तुम ये सारी चीजों को मत पढ़ना, मैं बताऊंगा, तुम पढ़ने की फटाफट कोशिश, मेरी शब्दों पर सिर्फ ध्यान दो। ये सब ज्ञान लिखा हुआ है, ये सब फालतू है, मैं जो बोलूं वही ध्यान दो। रेवेन्यू बजट होता है और क्या होता है? कैपिटल बजट। अब मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाता हूं। ठीक है, समझो तुम्हारे पापा इनकम लेकर आए, रेवेन्यू, तुम्हारे घर की रेवेन्यू है। रेवेन्यू को क्या वो सैलरी बहुत दिन तक बचा सकते हैं? सैलरी जो पापा लेकर आते हैं वो बहुत दिन तक बचा सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। खर्चा होगा, दूध वाला आगे खड़ा हो गया, न्यूज़पेपर वाला आ गया, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम्हारी फीस आ गई, ये वो है ना, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सब चीज आ गई, तो फटाफट जाने वाला चीज है कि नहीं? शॉर्ट टर्म है रेवेन्यू। लेकिन पापा ने कुछ पैसे बचाकर और एफडी में डाल दिए, कुछ म्यूचुअल फंड में डाल दिए, कुछ स्टॉक्स ले लिए, गोल्ड में डाल दिए, वो पैसा तो तुम्हारा बच गया, वो लंबे समय तक बचा रहेगा। उस पैसे को लंबे समय तक बचा फिर ऐसे बैठ गया, सो जाएगा थोड़ा देर में, लंबे समय तक बचा रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो रेवेन्यू जो शब्द जब भी आता है ना, रेवेन्यू माने इनकम। रेवेन्यू जैसे ही शब्द आए तुम्हारे दिमाग में हमेशा समझना शॉर्ट टर्म है। ये क्या है? क्या है? क्या है? शॉर्ट टर्म। कोई भी बिजनेस होता है, जैसे मैं अपना बिजनेस लेके तुम्हें बोल देता हूं, जैसे तुम लोगों की फीस जब आती है तो उसे मैं बोलता हूं रेवेन्यू कलेक्शन। वो प्रॉफिट थोड़ी हो गया? प्रॉफिट हो गया? उसमें मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, रेंट देना है, टीचरों की सैलरी देनी है, एसेट्रा एसेट्रा कई चीजें देनी है। उसके बाद जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट है या लॉस है? अंडरस्टूड द पॉइंट? तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू जैसे ही आता है तुरंत जाता है, यानी कि रेवेन्यू क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। समझ गया? समझ गया? लेकिन मैंने जैसे ये कैमरा खरीदा है, इसमें पैसा डाला ना भाई, मैंने कैमरा खरीदा, ये डिजिटल बोर्ड खरीदा, इसमें पैसा डाला कि नहीं डाला? ये लॉन्ग टर्म है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है मेरा, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इस कैपिटल से मैं कमा भी रहा हूं। कैसे कमा रहा हूं? इस बोर्ड पे पटा के कमा रहा हूं। ये बोर्ड नहीं होगा तो कमाऊंगा कैसे? ये कैमरा नहीं होगा तो तुम्हें वीडियो बैकअप क्लासेस कैसे दूंगा? कमा रहा हूं ना मैं उस चीज से। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है मेरा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस चीज के लिए होता है? लॉन्ग टर्म। कैपिटल शब्द कहीं पे भी दिखे तो क्या बोलोगे? लॉन्ग। रेवेन्यू शॉर्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? रेवेन्यू बजट होता है और क्या होता है? कैपिटल बजट होता है। 2 प्रकार के बजट होते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? अब दे रिलेट टू द करंट फाइनेंशियल ईयर ट्रांजैक्शन, यानी कि शॉर्ट टर्म। करंट रेवेन्यू बजट में सारी चीजें करंट होगी, यानी कि इसी साल। अंडरस्टूड द पॉइंट? और कैपिटल बजट में क्या होगा? दे रिलेट टू द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म। अभी मैं समझाऊंगा, अभी ये चीजों को तुम खाली मैं जितना बता रहा हूं उतना पकड़ने की कोशिश करना, बस मैं तार पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। ये थोड़ा सा, ये जो चैप्टर है ये बहुत लोग नहीं भी समझा पाते हैं। अंडरस्टूड? ये रिस्की चैप्टर होता है, बजट बहुत रिस्की होता है ये। लेकिन मैं तुम्हें एक बार स्ट्रिंग अगर पकड़वा दिया, उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया, फिर तुम पकड़ लोगे। तो ये पकड़वाने में टाइम लग सकता है, इसलिए ध्यान दो चीजों पर। अंडरस्टूड? तो भाई रेवेन्यू बजट होता है और क्या होता है?
कैपिटल बजट होता है। तो रेवेन्यू बजट का मतलब शॉर्ट टर्म, कैपिटल शब्द अगर मुझे कहीं पे भी दिखे तो मैं उसे क्या बोलूंगा, लॉन्ग टर्म। अब ये डायग्राम को देखो सारे बच्चे, इस डायग्राम को देखो, गवर्नमेंट का बजट है। अभी मैंने बताया दो प्रकार का बजट होता है, रेवेन्यू, कैपिटल। कितने प्रकार का होता है, रेवेन्यू, कैपिटल। बजट बोलो। हो गया, दो प्रकार का बजट होगा, रेवेन्यू का होगा और ये क्या होगा, शॉर्ट, और ये क्या होगा, इजी। अब रेवेन्यू बजट जो है, सुनना, एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या होगा, बजट का मतलब ही होता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। स्टार्टिंग में मैंने बताया था इनकम एंड, तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, राइट। सेम कैपिटल रिसिप्ट होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इतना याद हुआ क्या, ये याद कराना है मुझे, ये तुम्हारे दिमाग में छपाना है मुझे, अंडरस्टूड द पॉइंट। सारी चीजें छप जानी चाहिए, तुम्हें ये स्लाइड की दरकार ना पड़े, नेक्स्ट डे अगर मैं तुम्हें बोलो आजा पढ़ा दे, पढ़ा देगा। बात समझ में आए, इस तरीके से तुम्हें चीजों को याद करना है। पहला चीज बजट, सर बजट दो प्रकार का होता है, क्या, रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू दो प्रकार के हैं सर, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू, एक कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर एवरीवन। अच्छा, रिसिप्ट का मतलब और एक्सपेंडिचर का मतलब सबको पता है, रिसिप्ट का मतलब आना, एक्सपेंडिचर का मतलब जाना। अब एग्जाम्पल के तौर पे सुनो, रेवेन्यू रिसिप्ट, तुम्हारे घर में आमदनी आई, ठीक है, पैसा आया, सैलरी के बेस पे आया, और वो रेवेन्यू तुरंत चला गया, दूध वाले को चला गया, इलेक्ट्रिसिटी को चला गया, तो मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। बड़ा सिंपल है ये चीज, कोई टफ नहीं है ये बात, है ना। सेम जब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे करता है, अभी मैंने बताया था, टैक्स और नॉन टैक्स, यही करता है। टैक्स कई प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अंडरस्टूड द पॉइंट। अब इसमें भी कई सारी कैटेगरी है, डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तुम्हें ये चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस टैक्स के थ्रू रिसिप्ट हुआ तो टैक्स एक रिसिप्ट है, और नॉन टैक्सेबल रिसिप्ट भी होगा, है ना। अच्छा, अब रेवेन्यू सरकार का आया, जो रेवेन्यू आया वो रेवेन्यू चला गया, तुरंत दे दिया, बाबुओं की सैलरी दे दी, सरकार के जो पीएसयूज के जो खर्चे हैं वो दे दिए, सरकार ने तुरंत डिफेंस को दे दिया, सरकार के जो लोन लिए हुए हैं उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तुरंत करना पड़ेगा, अंडरस्टूड द पॉइंट। सारी चीजें वो सब आ गई, तो सरकार ने तुरंत रेवेन्यू से पैसा दे दिया। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट होता है कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, सरकार ने किसी दूसरी कंट्री को, पाकिस्तान को लोन दे दिया, किसको दे दिया, पाकिस्तान को लोन दे दिया, तो वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, कैपिटल जो अपने पास रखा था वो दे दिया, उसके बदले उसे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म है, अंडरस्टूड द पॉइंट, इज इट क्लियर। लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम जो मिला उसको रिसिप्ट में डालोगे, जो कैपिटल दिया, सपोज 5,000 रुपया दिया पाकिस्तान को, बहुत है 5,000 रुपया दिया तो ये एक तरीके से चला गया, लेकिन जब आएगा इसका इंटरेस्ट तो वो तुरंत क्रेडिट होगा इसमें। तुमने बैंक में पैसा अपना घर का 1 लाख रुपया रखा, हर महीना तुमको ब्याज आता है, तो कैपिटल रिसिप्ट हो रहा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो 1 लाख रुपया है, और रिसिप्ट जो हमें हर महीना ब्याज आ रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन। लेकिन और इसको डेप्थ में समझेंगे, आगे बढ़ते हैं, स्लाइड के ऊपर पहले आते हैं, जो चार्ट हम पढ़ रहे थे देखो, तो अब तुम्हें ये चार्ट याद हुआ कि नहीं हुआ। सर बजट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू दो प्रकार का सर, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट,
कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे हो रहा है? एक टैक्स के थ्रू हो रहा है, एक नॉन टैक्स के थ्रू हो रहा है। एक प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये मैं बाद में बताऊंगा। एक प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन चीजों पे तुम ध्यान मत दो, अभी इसके ऊपर तुमको इस स्लाइड पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ये बताओ रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तीन लेयर 1 2 और 3, ये तीन लेयर तुम्हें दिमाग में अभी होनी चाहिए। सिर्फ इतना होने से काम हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो अब मैं एक एक चीज को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें रेवेन्यू रिसिप्ट बताऊंगा। क्या बताऊंगा? फिर मैं तुम्हें फिर मैं तुम्हें कैपिटल रिसिप्ट बताऊंगा। पहले ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें रिसिप्ट्स के बारे में बताता हूं। रिसिप्ट मतलब आना। इज इट क्लियर एवरीवन? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू शब्द आते ही क्या हो जाएगा बाबू? इसमें लॉस होने की कोई भी संभावना नहीं होती है, कोई लॉस नहीं है इसमें। सर एग्जांपल देके समझाइए, अच्छा सा एग्जांपल दे दीजिए, पूरा समझ जाएंगे। आपको फिर जरूरत नहीं है, हम खुद पढ़ा देंगे। एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, अभी तुम सब बच्चे क्लास के बाद बाहर निकल गए और सबने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और बिना हेलमेट रिद्धि सिद्धि सर्कल तक पहुंचे। खड़ा रहता वहां पे एक बाबा जी, तुरंत मामा जी पकड़ेंगे आपको और तुम्हारा चालान काट देंगे। काट दिया 10,000 रुपया, इंडिया में है, पाकिस्तान में थोड़ी। काट दिया, चलो 500 रुपया काटा, ठीक है। 500 रुपया चालान जैसे उसने काटा, वो 500 रुपया कहाँ गया? सरकार के खाते में। किसके खाते में गया? राजस्थान सरकार के खाते में चला गया ना। तो राजस्थान सरकार का ये रेवेन्यू हुआ या नहीं हुआ? मुझे बता, मिला कि नहीं मिला? रिसिप्ट मिला कि नहीं मिला? मिला ना। राजस्थान सरकार को पैसा मिला, सिंपल बात है। चालान किसका कटा? तेरा कट गया। अच्छा, इस चीज में राजस्थान सरकार को क्या लॉस है? उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था कि नहीं हेलमेट कम करो, कोई ना पहने ताकि चालान काट दो? कोई इन्वेस्टमेंट किया था? नहीं किया। ये तो डायरेक्ट रेवेन्यू हो गया भाई। तो इसमें लॉस क्या चीज का है? ये तो फायदा हुआ है कि नहीं? बातों को सिंपल समझना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, डोंट हैव टू रिटर्न। कल को तुम 5 को हेलमेट पहन के चले गए, एक के ऊपर एक टोपा पहन के चले गए, 10 तुम्हारे सर हो गए और 10 तुम्हारे हेलमेट हो गए, और कल पहुंच गए उसके पास, मामा जी के पास। अब बोले कल जो मेरा चालान काटे थे, आज तो हम 10 पहन लिए, रिटर्न करो। देगा? देगा? नहीं देगा ना मेरे भाई। तो यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट को रिटर्न करने की कोई जरूरत, कोई जरूरत। इसका मतलब इसमें कोई भी सरकार की लाइबिलिटी, नो डिक्रीज इन एसेट। एसेट कम हो रहा है क्या सरकार का? इसमें कुछ एसेट तो बढ़ ही रहा है यार, एसेट तो बढ़ ही रहा है, इनकम हो रहा है एक प्रकार से। तो इस रेवेन्यू रिसिप्ट के केस में ना तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, ना लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दोनों ही नहीं हो रहा है। इजी टू इजी, समझ में आया सबको? कोई भी बच्चा कंफ्यूजन में तुरंत होगा, तुरंत हाथ उठाएगा, सर कंफ्यूज हो गया। कोई बच्चा, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है? सारी चीजें आसान शब्दों में समझ में आ रही है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट का सब बच्चे को मतलब समझ में आया। अब थोड़ा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार के पास कैसे कैसे आता है। जैसे चालान अभी काटा तुम्हारा, तुमको कोई मैंने पेनल्टी दे दी, सरकार ने पेनल्टी दे दी कि भाई तुमने टैक्स नहीं भरा था, उसकी पेनल्टी। तुमने टाइमली टैक्स नहीं भरा, पेनल्टी दो। लेती है कि नहीं लेती है? तो वो जो पैसा सरकार के खाते में आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसके लिए सरकार को कुछ देना है। सरकार का एसेट और लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो तो सूखा इनकम है। अंडरस्टूड द पॉइंट? अच्छा, फीस, सरकार को अगर तुम कुछ फीस देते हो, एग्जाम फीस देते हो, है ना। अब 10 लाख लोग, अभी वैकेंसी आ रहा है एनटीपीसी का, ठीक है, एनटीपीसी का वैकेंसी आने वाला है रेलवे का, सपोज इसमें 10 लाख करीबन लोग भर देगा, 500 रुपया करके भर देगा। 500 इंटू 10 लाख कर लो, कितना रुपया इनकम हो गया सरकार का। तो ये क्या हुआ? फीस। सरकार का इसमें क्या गया? सरकार का एसेट गया या सरकार का लाइबिलिटी हुआ? कुछ कुछ लाइबिलिटी। तुम फेल हो गए, वो तुम समझो। अंडरस्टूड? जॉब लग गया तो तुम्हारा भाई बेड़ा पार, 500 रुपया में इतना बड़ा जॉब लग गया है कि नहीं? ये तुम्हारा फायदा, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं है इससे। अच्छा, कोई प्रकार का तुम्हें फाइन दे दे, जीएसटी नहीं भरा, फाइन होता ही है। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब समझाओ कोई बच्चा, चलो डिविडेंड का मतलब समझा दो। सर डिविडेंड का मतलब क्या होता है? हाँ
थोड़ा मैंने और आसान, मैंने जैसे आसान शब्दों में, एफिडेविट। हाँ, सपोज सपोज ए, बी और सी ए तीनों ने एक कंपनी के 100 शेयर ले लिए। ठीक है, ए ने दिया था 5 रुपया, 3 रुपया और 2 रुपया। ठीक है, अब ये प्रॉफिट हो गई और शेयर्स के दाम हो गए 110 रुपया। तो ये जो 10 रुपया जो बचा है ना, ये तीनों में इसी रेशियो में डिवाइड होगा, जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में इनको मिलेगा। तो मैंने जो एक्स्ट्रा पैसा आया कंपनी में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, इन दैट रेशियो, दैट इज कॉल्ड। इज इट क्लियर एवरीवन? तो सरकार ने भी कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, कई सारे पीएसयूज में इन्वेस्ट कर रखा है, तो सरकार का वहां से जो इनकम आता है रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट, अंडरस्टूड? तो उसमें सरकार का कुछ जाना थोड़ी है, उसमें तो आना ही है, अंडरस्टूड? इंटरेस्ट रिसीव, सरकार ने किसी को लोन दिया या फिर ग्रांट रिसीव्ड, किसी यूएसए ने ग्रांट दे दिया भारत को कि चलो मैं तुम्हें 10,000 करोड़ रुपया देता हूं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, इन्वेस्ट कर दो, या पुल बना दो, या रोड रेल लाइन बना दो जो कनेक्ट कर रही हो मिडिल ईस्ट को इंडिया के साथ, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया चाइना ने। तो जो ग्रांट मिला इसको क्या बोलते हैं? ग्रांट। ग्रांट का मतलब, ये अंग्रेजी में अच्छा शब्द लगता है लेकिन हिंदी में बोलो तो खराब लगेगा, खैराती, जिसकी बहुत ज्यादा दरकार है पाकिस्तान को। ग्रांट के लिए ही तो वो लोग दिन भर मीटिंग्स कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये ग्रांट जो अगर मिलता है ये सूखा इनकम है, इसके लिए सरकार को ना एसेट देना है, ना कोई लाइबिलिटी से कोई लेना देना है। एसेट लाइबिलिटी किसी चीज से लेना देना नहीं है। सरकार का प्रॉफिट आता है पीएसयू से, उस सूखा इनकम है ना? अच्छा, एसशीट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा समझाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसशीट प्रॉपर्टी? या एसशीट प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई बच्चा? वेरी गुड। जो प्रॉपर्टी लावारिस, वह लावारिस ऐसा मत बैठो, वह लावारिस प्रॉपर्टी, सपोज कोई एक प्रॉपर्टी किसी ने ली, ठीक है, और वो मर गया, अब उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर लेती है। अंडरस्टूड द पॉइंट? उसको हम कहते हैं एसशीट प्रॉपर्टी। तो उस वो प्रॉपर्टी भी सूखा इनकम है, उसमें ना एसेट है ना लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो एग्जांपल सबको समझ में आया? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने अभी तक पढ़ा था बजट में रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू रिसिप्ट हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने खत्म कर दिया है ना? अब रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट शॉर्ट टर्म है, कम समय के लिए, एसेट लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। रिसिप्ट जो भी सरकार के पास आ रहा है उसमें ना एसेट इन्वॉल्व है ना लाइबिलिटी इन्वॉल्व है, बस आया और खत्म कर लिया। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े, अपने कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर चले, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ये रहा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल, सर कैपिटल शब्द जैसे ही आता है मेरे दिमाग में लॉन्ग टर्म चीजें आती है। सर कैपिटल एसेट आने की वजह से थोड़ा सा लॉस होता है, डिक्रीज इन, हैव टू रिटर्न, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। सर कैपिटल एसेट रिटर्न करना पड़ता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। सर एग्जांपल दीजिए कैपिटल रिसिप्ट का। नंबर 1 बोरोइंग, नंबर 2 डिसइन्वेस्टमेंट। एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको समझाता हूं, तुमको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाता हूं इजी शब्दों में। सर कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया? कैपिटल को रिसीव करना। क्या करना? मैंने जयपुर ब्रांच खोला, मेरा कलकत्ता ब्रांच पहले से है, कई सालों से है, फिर मैंने एक सिलीगुड़ी ब्रांच खोला, फिर मैं तीसरा ब्रांच जयपुर में खोल रहा हूँ, रुकूंगा नहीं मैं, सीकर खोलूंगा, अहमदाबाद खोलूंगा, एमपी खोलूंगा, यूपी खोलूंगा, ये मेरा एक विजन है। अंडरस्टूड द पॉइंट? अब ये इतना बड़ा अगर मैं विजन लेके चल रहा हूं तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा। पैसा के बिना कोई काम नहीं होता भाई, है कि नहीं? ये बेंच कहाँ से लगी, ये टेबल कहाँ से लगेगा, कैमरा कहाँ से लगेगा, डिजिटल बोर्ड कहाँ से लगेगा, जो भी चीज़ें हम लगा रहे हैं वो कहाँ से लगेगी? पैसा चाहिए उसके लिए। पैसा कहाँ से आएगा? बैंक से आएगा। सिंपल बात है, या तो मैंने कमा के रखा होगा जो कि नहीं रखा है, लेकिन बैंक से उधार लिया होगा कि भाई एक बार मुझे पैसा दे दे, जरूरत है बहुत ज्यादा, तो वो क्या होगी? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बोरोइंग। या मैंने पापा से पैसे मांग लिए, है कि नहीं? अब पापा रिच ही रिच तो है नहीं कि सारे पैसे दे देंगे, तो बैंक से थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? बोरोइंग करना। तो कैपिटल आ जाना यानी कि कैपिटल का रिसिप्ट होना। कैपिटल, पैसा तो आया ना, पैसा मेरे जेब में आया, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट।
लेकिन जब पैसा आता है कहीं से बोरोइंग, चाहे बाप से मांगो, चाहे बैंक से मांगो, चाहे दोस्त यार से मांगो, सुनो, कैपिटल रिसिप्ट जब आता है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए तो आता है, क्योंकि कैपिटल है तो लॉन्ग टर्म है। अब मैं 5 साल का विजन लेकर आया हूं, है कि नहीं, तो लॉन्ग टर्म तो है, लेकिन इसमें एसेट जाएगा ना मेरा, एसेट जाएगा कि नहीं जाएगा? सर जब मुझे चुकाना पड़ेगा तो वो जो मैंने लिया था वो धीरे धीरे खाली होगा, तो लॉस है, जाएगा। और ये मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी है, ये मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी है, चुकाना पड़ेगा ना भाई, पापा जी को चुकाना पड़ेगा, बैंक जी को चुकाना पड़ेगा, दोनों को चुकाना पड़ेगा। तो एसेट कम होगा और लाइबिलिटी ज्यादा होगी, बढ़ेगी। इज इट क्लियर एवरीवन? कैपिटल एक्सपेंडिचर सबको समझ में आया? सॉरी, कैपिटल रिसिप्ट सबको समझ में आया? तो उसी तरीके से सरकार पे कैसे होता है? सर सरकार भी कहीं से बोरोइंग करती है, सरकार को डैम बनाना है। नितिन गडकरी जी का नाम तुमने सुना ही होगा, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है अपने, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि पूरा का पूरा पैसा सरकार के पास सरप्लस पड़ा है कि वो लगा दे रहा है, नहीं, लोन लेना पड़ता है, आरबीआई से लेना पड़ता है, काफी सारे बाहर के देशों से फॉरेन फंडिंग करवानी पड़ती है, ग्रांट्स आते हैं, अंडरस्टूड द पॉइंट? तो उन सब से क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोरोइंग्स। क्या बोलते हैं? बोरोइंग्स। तो कैपिटल रिसिप्ट होगा बोरोइंग से, माने तुम्हें पैसा लेना पड़ेगा, कैपिटल आएगा। दूसरा क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट। कोई बच्चा समझा है डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब? वेरी गुड, बहुत स्मार्ट बच्चे बैठे हैं यहाँ। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, सपोज मेरा स्टडी एक्सप्रेस ये कंपनी है, कल को मेरे को इसके एक्सपेंशन के लिए और पैसा चाहिए, पर मेरे को ऑल इंडिया डिजिटल करना है, मेरे को और भी सेंटर्स खोलने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो 100% शेयर है राहुल, अरे राहुल व्यास के नाम पे, ठीक है, 100% मेरा जो शेयर है, इसमें से मैं काम करूंगा 20% शेयर किसी को दे दूंगा। क्या करूंगा? 20% शेयर किसी को दे दूंगा, उसके बदले मैं इससे पैसा ले लूंगा। जब शेयर्स दूंगा अपनी कंपनी के, अपने कंपनी का स्टेक दूंगा, बेचूंगा, तो उसके बदले मेरे पास क्या आएगा? कैपिटल रिसिप्ट आएगा। जैसे लोन में आया था, लोन रखते हैं तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखते हैं, एसेट जाता है, जाता कि नहीं जाता? एसेट कम होता है हमारा, लोन ऐसे ही दे देता है क्या कोई? नहीं देगा। मेरी कोई फ्लैट होगा या मेरा कोई जमीन होगी, उसको मैंने गिरवी रखी होगी, तो एसेट गया ना बेचारा, कैपिटल इनकम आया, कैपिटल रिसिप्ट आया, लेकिन कुछ गया। उसी तरीके से मैं अगर कंपनी के शेयर अपने बेच देता हूं 20%, तो अब अब मेरे पास कितने बच गए? अब मैं 80% का ही मालिक हूं, पहले मैं 100% का मालिक था। तो मैंने जो शेयर दिया उसके बदले में कुछ तो लूंगा, क्या लूंगा? पैसा लूंगा। मुझे एक्सपेंशन करना है, पैसा लूंगा कि नहीं लूंगा? तो कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट भी ऐसा ही करता है। गवर्नमेंट क्या करता है? अपने पीएसयूज के अपने स्टेक्स बेचता है, गवर्नमेंट के स्टेक्स बिकते हैं और उसके बदले पैसा लेकर आता है, कैपिटल रिसिप्ट लेकर आता है। इज इट क्लियर एवरीवन? सारे बच्चों को क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी। क्या पढ़ा? रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, तुरंत शॉर्ट टर्म आया गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट लॉन्ग टर्म के लिए आता है, अंडरस्टूड द पॉइंट? लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट में कोई लॉस नहीं है, एसेट लाइबिलिटी इन्वॉल्व, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में एसेट इन्वॉल्व है, एसेट जाता है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है। इज इट क्लियर एवरीवन? सारी बातें दिमाग में एकदम कंफ्यूज नहीं होना। तुम बोलोगे यहीं छोड़ दो सर, यहीं छोड़ देंगे, लेकिन समझना होगा, एक एक तार को छोड़ना, जोड़ना होगा, क्योंकि ये तार तुम्हें जब मैं बजट पढ़ाऊंगा ना तब काम आएगा, तब बजट ऐसे समझ में आएगा चुटकियों में। लेकिन ये बेस अगर कमजोर रह जाएगा तो बजट घंटा नहीं समझोगे। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर है? आगे बढ़े स्लाइड में, चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सपेंडिचर पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? अब जैसे बजट, कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? हमने क्या क्या पढ़ लिया? रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ लिया, कैपिटल रिसिप्ट पढ़ लिया, राइट? अब हम क्या पढ़ेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम पढ़ेंगे। तो देखो, पहले पढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू शब्द का मतलब ही क्या होता है, और कैपिटल का मतलब क्या होता है, दोनों चीज में सेम है, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे रिसिप्ट हो, दोनों में सेम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल रिसिप्ट होगा, दोनों ही लॉन्ग टर्म होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, दोनों ही शॉर्ट टर्म होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? अब मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं, रेवेन्यू आया, तुम्हारे पापा इनकम लेकर आए घर पे, 50,000 रुपए की इनकम हुई और 30,000 रुपया चला गया तुरंत, है ना। अब इसमें तुम्हारा कोई गेन हुआ क्या, या 50,000 कमा के लाए और 50,000 चला गया, इसमें क्या गेन, इसमें तुमने क्या बचा लिया, बस वो आया और तुरंत चला गया, क्योंकि तुम्हारे घर के एक्सपेंसेस होंगे, मेरे ख्याल से 50,000 भी कम पड़ते होंगे, है ना कहीं सेविंग विंग की हुई रहती है तो घर चल जाता है। मिडिल क्लास फैमिली का यही है, 50,000 रुपया आता है या लाख रुपया आता है, 50,000 या लाख रुपया तुरंत चला जाता है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उसको बोलते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास पैसा आया और पैसा तुरंत चला गया, इसमें हमारा नो गेन, कोई गेन, कोई गेन। लेकिन 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 सुनना, सुनो, तुम्हारे पापा ने कुछ पैसे जमा करके रखे एफडी में, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए है ना। उस एफडी से तुम्हें ब्याज मिलेगा, कुछ गेन होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं, अब जैसे मैंने ये इंस्टीट्यूट खोला जयपुर में, है ना, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, कैपिटल को लगाया, अब बच्चे बहुत बढ़ गए, पूरा एकदम फ्लरिश हो गया, तब मेरे पास प्रॉफिट आएगा। अभी खर्चा हो रहा है, लॉन्ग टर्म में जाऊंगा, साल 2 साल 3 साल बाद प्रॉफिट आएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे जियो कंपनी खोला था मोटा भाई ने, है ना, 1 लाख करोड़ रुपया लगाया था जियो पे, विजन लाया था 4G का, उस समय सारी कंपनी के पास विजन क्या था, 3G का, लेकिन मोटा भाई टुक रिस्क, 1 लाख करोड़ रुपया लगा दिया, लगा दो, और टेक्नोलॉजी 4 गुना बिल्ड कर दी, यानी कि जहां पे लोग 3G की टेक्नोलॉजी लगा रहे थे उन्होंने 4G की टेक्नोलॉजी लगा दी, अब उनको गेन हो रहा है। अंडरस्टूड द पॉइंट? यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में गेन होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? मोबाइल चला रहे हो क्या? कैपिटल, हाँ मोबाइल, अच्छा पेन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में गेन होता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? इज इट क्लियर एवरीवन? सब बच्चों को समझ में आया? टीचर जब बनोगे तब पता चलेगा हर जगह नजर होती है। मैं भी ऐसा सोचता, टीचर पकड़ कैसे लेता, वो बच्चा पढ़ नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा है, हर एक बच्चे का एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि कौन बच्चा ध्यान दे रहा है, कौन बच्चा ध्यान। तुम थोड़ा सा भी इधर उधर करने लगोगे, मेरा यहाँ से ध्यान भटक जाएगा, अरे ये नहीं ध्यान, टानो इसको, क्योंकि टीचर का काम होता है क्राउड को बांध के रखना। कोई भी बच्चा नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब मेरे समझाने में या तो गड़बड़ी है या फिर ये बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, दोनों ही गड़बड़ हो सकता है, दो गड़बड़, तो दोनों को ठीक करो, ठीक हो जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? शायद मैं तुम्हें तोड़ तोड़ के धीरे धीरे समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगर कहीं पे भी ऐसा लगे कि सर थोड़ा हेवी हो गया है, रोक देना, फास्ट हो गया है, रोक देना। अंडरस्टूड द पॉइंट? इस चीज के लिए मैं रेडी हूं, ठीक है। चलो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा, इसमें गेन, लेकिन रेवेन्यू में कोई गेन मेरे भाई नहीं होगा। अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पैसा गवर्नमेंट के पास आया और उसने एक्सपेंडिचर कर दिए, क्या क्या कर दिया, जैसे पेंशन दे दिया, लोगों को पेंशन बांट दिया, इसमें कोई सरकार का गेन है क्या? नहीं। सर इंटरेस्ट दे दिया, सरकार ने जो लोन लिया था या सरकार का कुछ इंटरेस्ट थे वो फटाफट पेमेंट कर दिए, उसमें सरकार का कोई गेन नहीं है। ग्रांट्स गिवन, सरकार ने, भारतीय सरकार ने ग्रांट दे दिया, है ना, कोई दूसरी कंट्री, आसपास की छोटी मोटी कंट्री को बोला जा तू जी ले अपनी जिंदगी, ग्रांट ले ले, मेरे पास बहुत पैसा है, ले, ठीक है, डेवलपमेंट कर, तू थोड़ा सा जागृत हो, उठ, ताकि बाद में मैं तुझसे फायदा ले सकूं। तो ग्रांट इसीलिए दिया जाता है, ये यूएस सबसे ज्यादा ग्रांट देता है वर्ल्ड में, क्यों देता है? ये सऊदी अरब वाले सबसे ज्यादा ग्रांट देते हैं दुनिया में, क्यों देते हैं? ताकि वो कंट्री उस पर डिपेंड हो जाए। दगाबाजी, वर्ल्ड वॉर होगा ही। क्यों नहीं होगा, होने का भी आसार बन चुका था, कभी ना कभी तो होगा, तो वो कंट्री मेरे जूती तले दबा रहे। अंडरस्टूड द पॉइंट? हम ग्रांट्स देते हैं बहुत सारी कंट्री को, बांग्लादेश को भी देते हैं, नेपाल को भी देते हैं,
भूटान को भी देते हैं, ये छोटे छोटे हमारे जो पड़ोसी हैं इनको हम ग्रांट देते रहते हैं, बिस्किट फेंकते रहते हैं, क्यों? हमारी तरफ रहे, दगाबाजी क्या देंगे, है कि नहीं? वही चीज है। तो ग्रांट्स जो दे दिया उसमें कोई सरकार का गेन है नहीं, वो तो जा रहा है पैसा। अंडरस्टूड द पॉइंट? सब्सिडी दे दी, सब्सिडी क्या होती है? जैसे तुमको सिलेंडर दिया, ठीक है, तुम्हारे घर पे सिलेंडर सपोज 900 रुपए का आता है, 900 रुपए का सिलेंडर पड़ता है सपोज, ठीक है, सरकार बोलता है एक काम करो इसमें 400 रुपया मैं दे दूंगा, तो तुमको कितना का पड़ा? हाँ सॉरी, 500 रुपए का पड़ा। अंडरस्टूड द पॉइंट? अब ये 400 रुपया जो हुआ ना, जो सरकार ने माफ कर दिया तुम्हारा, ये है सब्सिडी, ये है। लेकिन एक बात सुनना ध्यान से, सरकार के पास सब्सिडी देने के पैसे कहां से आए? पैसा तुम्हारा ही था, समझा मेरा बात? पैसा तुम्हारा ही था, तुमने ज्यादा पैसे टैक्स में दे दिए, एक्सपेंडिचर सरकार का कम था, सरप्लस जो पैसा बचा उसमें से सरकार ने सब्सिडी दे दी, कुछ माफ कर दिया। बात समझ में आया? सरकार कहीं इनकम करने थोड़ी जा रहा है, सरकार उसी में से देगा ना तुम्हें पैसे। इज इट क्लियर एवरीवन? तो सब्सिडी का मतलब समझ में आया? सब्सिडी इज ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गया? अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरीके से करता है। लोन गिवन टू द, मैंने तुमको एकदम स्टार्ट में बताया था बाबू कि अगर मैंने सपोज इसे 1 लाख रुपए उधार दिए तो मेरे लिए वो क्या है? अंडरस्टूड द पॉइंट? मैंने इसको पैसा दे दिया तो कैपिटल मैंने अपना एक्सपेंडिचर कर दिया, कैपिटल इसको दे दिया, अब वो कैपिटल है इसके पास, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म में गेन देगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर गेन देता है। इज इट क्लियर? एसेट क्रिएशन, सरकार कोई एसेट बना लेती है, ब्रिज बना ली, हाईवे बना दिया, हाईवे पे टोल टैक्स लगता है कि नहीं लगता, तो सरकार उससे पैसा कमाता है कि नहीं कमाता? तो एसेट बना दिया ना मेरे भाई, ब्रिज बना दिया, टोल देना होगा, रेलवे बना दिया, भाड़ा देना होगा। इज इट क्लियर? नई रेल बिछा दी, नई रोड, नया टनल बना दिया, तो तुम उसके ऊपर टोल देते हो कि नहीं देते हो, टैक्स देते हो कि नहीं देते हो? तो ये सरकार अगर एसेट क्रिएट करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, तो उसको गेन होता है। इट क्लियर? सारी चीजें समझाया मैंने तुमको, आसान शब्दों में समझ गए? एक बार रिवाइज करते हैं, छोड़ दो सारी चीजें, भूल जाओ। बजट 2 प्रकार का है, बोलो क्या क्या है? तुम लोग बोलोगे, मैं लिखूंगा खाली, रेवेन्यू, कैपिटल, ठीक है, रेवेन्यू, रिसिप्ट, टैक्सेबल भी होते हैं, नॉन टैक्स भी होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? शॉर्ट, ये भी, ये दोनों क्लियर? रेवेन्यू जब रिसिप्ट होती है तो इसमें एसेट और लाइबिलिटी का कोई लॉस कुछ नहीं बढ़ता है, गेन भी नहीं होता और लॉस भी नहीं होता। लेकिन अगर हम कैपिटल रिसिप्ट अगर करते हैं तो क्या होता है? लॉसेस होते हैं। इस केस में लॉसेस होंगे, इस केस में लॉसेस, सीधा उल्टा ही है। अगर तुम्हें याद भी नहीं रहे तो एग्जाम में ऐसा डायग्राम कहीं पे छोटा सा बना लेना पेपर पे, ताकि तुम्हें सारी चीजें याद, उल्टा ही है दोनों एक दूसरे का। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो हमें गेन होगा, गेन होगा ना, और और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो हमें गेन नहीं होगा, नो गेन होगा। इसमें क्या होगा? नो गेन। पूरा चार्ट तुम अपने खुद से बना सकते हो। अब अगर ये चार्ट तुम्हारे सामने नहीं भी हो तो तुम्हारे दिमाग में छप चुका है, कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन इसके ऊपर आने से तुम कर सकते हो। करते हैं, चलो। कहाँ गया रे, इधर उधर काय हो जाता तुम? हाँ, which of the following is a part of revenue budget? Which of the following is a part of, पहले सवाल को पढ़ो, फड़फड़ाओ मत,
सवाल को ध्यान से पढ़ो, बोला क्या, पूछा क्या, पूछा रेवेन्यू बजट, इसमें से कौन सा रेवेन्यू बजट का पार्ट है। उसके बाद एक एक लाइन को पढ़ो, मतलब निकालो, एक एक लाइन को पढ़ो, मतलब निकालो, एक एक लाइन को पढ़ो, मतलब निकालो कि आ रहा है कि जा रहा है। 3 एंड कितने बच्चों को लग रहा है 3 एंड 4? हाथ उठाओ। टोपी वाले, हाँ तुम तो कुछ नहीं, तू पहले आंसर दे, बाद में क्वेश्चन पूछना, पहले आंसर दे। हैं डी? अच्छा अब पूछ। लिखा क्या है पहले मेरे को ये बता, रेवेन्यू, बस रेवेन्यू लिखा है ना? रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर लिखा है क्या? रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू शब्द का मतलब रिसिप्ट भी आ गया, एक्सपेंडिचर भी आ गया। अब जवाब दे, तब भी डी है। 9, तू 1% बचा, 99% बच्चा ने क्लास में आंसर दिया है सी, यही दिया है। 99% बच्चा क्लास में सक्सेसफुल है। आंसर इज, मैं साबित करूंगा, रुक। मतलब क्या हुआ इसका, कि आज जो मैंने, मेरे को खुशी हो रहा है अंदर से कि आज जो मैंने स्लाइड पढ़ाई उसमें मैं सक्सेसफुल हूं। अंडरस्टूड? अगर 99%, 1% गलती हो सकती है किसी बच्चे से, वो इसकी गलती नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये कहीं अटक गया, ठीक है। लेकिन 99% बच्चा अगर सही जवाब दे रहा है, इसका मतलब ये हेवी टॉपिक, ये गंदा सा टॉपिक पढ़ाने में मैं सक्सेसफुल हूँ। अंडरस्टूड द पॉइंट? अब मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट? रेवेन्यू बजट, अब देखो, सबसे पहला चीज समझो, लोन गिवन टू द, लोन गिवन टू द, किसी स्टेट को मैंने लोन दिया, याद कर, किसी स्टेट को मैंने लोन दिया, हमने पाकिस्तान को लोन दिया, मैंने एग्जांपल दिया था, 5,000 रुपया दिया था, याद है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि मैंने कैपिटल लोन देना, यानी कि कैपिटल दे देना, लॉन्ग टर्म के लिए ब्याज आएगा उसका, है ना? तो लोन कैपिटल का पार्ट है, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अभी ये लास्ट स्लाइड में ही मैंने तेरे को पढ़ाया था, देख, एसेट क्रिएशन किसका पार्ट है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम करते हैं, सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है तो उसके बदले उसे टोल मिलेगा, उसके बदले उसको भाड़ा मिलेगा, है ना? तो वो कैपिटल, ये पार्ट किसका है? कैपिटल का। तो ये दोनों ऑप्शन तो माइनस हो गए, 1 और 2, अब बचा क्या? 3 और 4। तो 1 और 2 जहां जहां है वो ऑप्शन गलत हो गया, बचा क्या? पहला तो ये एलिमिनेशन मेथड है, अगर तुम्हें इन दोनों के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन तुम्हें इन दोनों के बारे में नॉलेज है, तब भी तुम 50% चांस करके एग्जाम में टिक करके आ सकते हो, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड एमसीक्यू सॉल्व करने का, है ना? अगर आज मैं डायरेक्ट ये एमसीक्यू क्वेश्चन तुमको सॉल्व करवाता तो क्या तुम इसको सॉल्व कर पाते? नहीं कर पाते। कॉन्सेप्ट जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कोई भी चीज कर लोगे। इज इट क्लियर? अब 2 ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। इनकम टैक्स रिसीव्ड, टैक्स रिसीव्ड, टैक्स तुरंत आता है, शॉर्ट टर्म, फट से आया फट से गया, अंडरस्टूड? तो क्या किस में आएगा ये? रेवेन्यू। पेंशन गिवन टू ओल्ड एज, अभी मैंने तुमको एक स्लाइड पहले बताया था, पेंशन किस में आया था? तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा पेंशन, किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, तो ये दोनों रेवेन्यू रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू बजट का पार्ट है, तो आंसर विल बी 3 एंड इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? एक्सप्लेन्ड? आगे बढ़ते, तुमको क्लियर है बाबू? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर का कौन सा पार्ट है? विच इज द फॉलोइंग ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट कौन कौन है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कितने लोगों ऑल ऑफ द अबव लग रहा है?
सिर्फ इतने? अच्छा, तुमको भी लग रहा है, तुमको भी लग रहा है, हाथ उठ रहा है, को नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है तुमको? सिर्फ सी, लोन गिवन टू अदर्स। कितने को लग रहा है हाँ? रेस्टोरेंट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, वो दे दिया। अभी मैंने तुमको स्लाइड में पढ़ाया था, देखो। कहाँ पढ़ाया था? हम्म। चालान, पेनल्टी, फीस, ये तो ग्रांट रिसीव्ड है। तो सपोज देखो देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट में, रुको, रेवेन्यू रिसिप्ट में ग्रांट रिसिप्ट होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? देखो कैपिटल, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ग्रांट गिवन क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या कहता है? एसेट क्रिएशन, लोन गिवन टू अदर्स। अब बताओ इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैसे ऑल ऑफ द अबव बोल दिया था सब जन? सब, अरे बाबू सब्सिडी तो तुरंत दे देगा ना किसी को सब्सिडी तुरंत दे दिया ना। पार्ट ऑफ, एक एक एक, इसीलिए मैं बोलता हूं हड़बड़ाओ मत। रेवेन्यू, सब्सिडी तुरंत दे दिया ना। ग्रांट गिवन टू अदर, तुरंत दे दिया। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म चीजें कौन सी है? हमेशा कभी ऑप्शन में देखो, शॉर्ट टर्म चीजें कौन सी है? सब्सिडी तुरंत दे दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से तो कुछ इनकम होगा ना भाई, लॉन्ग टर्म में। लोन गिवन टू द अदर्स, लोन दिया, वापस इंटरेस्ट मिलेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट क्या हुआ? कैडबरी। इस बच्चे ने डेप्थ में सोचा। अंडर, इसलिए मैं बोलता हूं इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। हड़बड़ाओ नहीं, एग्जाम में आता हुआ चीज तुमने गलत किया, बोल दो ये नहीं आता था तुमको, पता था, कोई टफ नहीं था ये सवाल। इसीलिए बच्चा इकोनॉमिक्स में गच्चा क्यों खाता है? सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की कमी होने की वजह से। तुम बुक पढ़ के इकोनॉमिक्स को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। कोई बच्चा अगर किताब जाके पढ़ ले, कोई कोचिंग का मटेरियल उठा ले, नोट्स ले ले, पीडीएफ पढ़ ले, उससे इकोनॉमिक्स नहीं होगा मेरे भाई। इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। अभी तो ये है, मॉनेटरी पॉलिसी में तुम्हें पढ़ाऊंगा, फैन हो जाओगे। सच बता रहा हूँ, शाहरुख खान को भूल जाओगे। मॉनेटरी पॉलिसी का बेस कॉन्सेप्ट दूंगा मैं तुमको, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स मॉनेटरी कॉन्सेप्ट के ऊपर टिका हुआ है। तुमको समझ में आ जाएगा देश कैसे चल रहा है। और ये अभी आने वाला, ये बजट खत्म करते ही मॉनेटरी पॉलिसी चालू करूंगा, इकोनॉमिक्स में सलटा दूंगा पूरा तुम्हारा। सप्ताह डेढ़ सप्ताह में इकोनॉमिक्स खत्म। अंडरस्टूड तो भाई? मॉनेटरी पॉलिसी जो बच्चा पढ़ लिया, वो देश का अर्थशास्त्र पूरा समझ जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि देश कैसे चल रहा है। फिर कोई बेवकूफ तुम्हारे पास चाय की थड़ी पे बात कर रहा होगा, ना ये मोदी ये कर दिया, मोदी वो कर दिया, मोदी जीएसटी ले आया। अरे बेवकूफ, इकोनॉमिक्स को समझो, पढ़े लिखे बनो। मोदी नहीं करता है सब कुछ, जरा सेपरेट मिनिस्ट्रीज जो करती है, फोरम्स होते हैं, वो ये काम करते हैं। नीति आयोग बनाया गया है, वो क्या काम करता है। अंडरस्टूड तो भाई? ये जानो, ये देश की बेसिक्स है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये था तुम्हारा कैपिटल सॉरी बजट का क्लासिफिकेशन जो आज मैंने तुमको पढ़ाया। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरिम बजट 2024। ये अपने को मेन चीज पढ़ना है। ये बजट अभी रिसेंटली आया है। ये हुआ तुम्हारा करंट अफेयर, वो था स्टैटिक जीके इकोनॉमिक्स। अंडर, लेकिन वो बताना तुमको जरूरी था, क्योंकि ये चीजें, ये क्या है, ये क्या लेके खड़ी है, तुमको क्या पता? ये बजट को हम क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल क्या था बताओ तो? वाह, देखो चीजें सारी याद हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। अब चलो देखते हैं थोड़ा सा, दो चार स्लाइड देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। घबराओ मत कि सर बहुत टफ हो जाएगा, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। द वर्ड बजट कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बगेट, विच मीन्स, ये बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 100 ऑफ द जनरल बजट इज एन
अकाउंट ऑफ इनकम एंड ऑफ द, जब तुम्हें कोई पूछे बजट का हमको डेफिनेशन बताओ तो ये डेफिनेशन बोलोगे, अकॉर्डिंग टू 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जनरल बजट इज एन अकाउंट ऑफ इनकम एंड, ये तुम्हें आसान शब्दों में भी पता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर। पहली बार देश में, आजाद भारत के देश में जब आजाद हुआ तभी बजट पेश किया गया था 1940, पहला बजट 1947 में हुआ था। इज इट क्लियर एवरीवन? इंटरिम बजट क्या होता है सर? व्हाट इज इंटरिम बजट? इंटरिम बजट मैं बता चुका हूं तुमको स्टार्टिंग में। इंटरिम बजट वह बजट होता है जो कि टेम्पररी फाइनेंशियल प्लान होता है। टेम्पररी होता है, किस साल में होता है? जिस साल जनरल इलेक्शन होते हैं, यानी कि लोकसभा इलेक्शंस, मतलब सरकार जा भी सकता है, सरकार वापस, कोई गारंटी? राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर, जो कांग्रेसी है उनके लिए सॉरी फिर तुम लोग मेरे को पॉलिटिक्स की तरफ ले जाते हो, अच्छे नहीं हो तुम लोग। An interim budget is a temporary financial plan presented by the government in its financial year before general, यानी कि लोकसभा इलेक्शन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 100, सर गलत लिख दिया क्या? नहीं, 112 के हिसाब से बजट तुम्हें बनाना है हर फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन 116 में क्या लिखा हुआ है? इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सीक, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर एलोकेटिंग टेम्पररी मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, मतलब 116 इंटरिम बजट का पार्ट है। किसका पार्ट है? इंटरिम बजट का पार्ट है। तो इंटरिम बजट शब्द कहीं पे आएगा तो 100, पूरे बजट की बात हो रही है तो 100, अंडरस्टूड द पॉइंट एवरीवन? पहले कौन आया? 100, उसके बाद क्या आएगा? 100। 116 का मतलब हुआ कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, याद है मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था, जितना टैक्स का पैसा है वो सब कहां जाता है? जोर से बोलो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, जोर से बोलो, इसमें जाएगा तुम्हारा पैसा सब, इसी से खर्चा होता है। जैसे तुम अपना बैंक अकाउंट खोलते हो, समझ लो ये सरकार का बैंक अकाउंट है, लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, ठीक है? अब इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर, बजट जो इंटरिम बजट जो आता है, इंटरिम बजट जो आता है, ये क्यों दिया जाता है सर? ताकि फिस्कल कंटिन्यूटी रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल? यानी कि ऊपर का जो गवर्नमेंट है ये देश के नीचे तक कंट्रोल करता है, देश की जड़ों तक। देश की जड़ कैसे मजबूत रहेगी? फाइनेंशियल बजट जब एलोकेशन ढंग से होगा। बस आसान शब्द में, फिस्कल बहुत बड़ा चीज है, लेकिन मैं आसान शब्दों में बता रहा हूं कि यूनियन गवर्नमेंट देश की जड़ों को गांव गांव तक कंट्रोल करता है, उस कंट्रोलिंग को बोलते हैं हम फिस्कल। माने जो कमाया हुआ पैसा है वो वापस जनता पे खर्चा करना, टैक्स से जो कमाया वो जनता पे वापस, उसके एलोकेशन को बोलते हैं फिस्कल। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? मछलियों को दाना डालना, फिस्कल, समझ में आ गया सबको? ये फिस्कल शब्द बहुत भारी शब्द है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल सरप्लस, ये वो है ना तेना, कई चीजें हैं, अटरम सटरम पढ़ना होगा, ये आता है परीक्षा में। लेकिन फिस्कल का आसान शब्द अगर तुम मेरे को पूछो तो सिर्फ ये है कि सरकार की जो टैक्स कलेक्शन हुई तुमसे, वो तुम तक वापस, वही चीज को कंट्रोल करने के लिए, टू इंश्योर फिस्कल until the new government presents a full union budget after the, मतलब बजट फिर से पेश किया जाएगा। सपोज बीजेपी गवर्नमेंट वापस आ जाती है, राम मंदिर बना है ना, आर्टिकल 370 हट गया, ठीक है, ट्रिपल तलाक वगैरह केसेस आए है ना, वो वाला भी हटवा दिया, सारी चीजें, मतलब पॉजिटिव गवर्नमेंट जो है चीजें कर रही है, जो जो वादा किया था सर बीजेपी के जो मैंडेट थे उसमें जो जो वो बोला था वो किया है ना। तो तुम सब अगर संतुष्ट होगे तो जिता दोगे मोदी जी, फिर मोदी आएगा, अब की बार फिर मोदी सरकार, है कि नहीं? अगर फिर मोदी सरकार आता है तो ये इंटरिम बजट कैंसिल होके फिर से न्यू बजट पेश होगा। बाई चांस राहुल गांधी आ जाता है या अरविंद केजरीवाल आ जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कांग्रेस सरकार बजट को फिर से पेश करेगी। इंटरिम बजट हर हाल में खारिज, ये टेम्पररी है। इंटरिम बजट, इंटरिम का शब्द का मतलब अर्थ होता है टेम्पररी। इज इट क्लियर एवरीवन? अनलाइक द रेगुलर यूनियन बजट, अनलाइक द, जो रेगुलर यूनियन बजट जो होता है, जो नॉर्मल केसेस में होता है, द इंटरिम बजट इज अ शॉर्ट, बेसिकली फॉर 3 to
बस 3-4 महीने, जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये जीवित रहेगा, फिर ये मर जाएगा, फिर से जो गवर्नमेंट आएगी, चाहे सेम गवर्नमेंट रिपीट करे चाहे न्यू गवर्नमेंट आए, वो फिर से बजट लेकर आएगी। इंटरिम बजट को डेप्थ में पढ़ रहे हो, इट अवॉइड्स इंट्रोड्यूसिंग मेजर पॉलिसी चेंजेस और प्लान्स टू अवॉइड इन्फ्लुएंसिंग वोटर। इस बजट में तुमको मेजर, अभी जो बजट पेश हुआ था तुमने न्यूज में सुना होगा ना, इस बजट में कुछ नहीं था, सुना होगा कई बड़ी घोषणाएं सरकार नहीं करती है इंटरिम बजट में, बस फिस्कल कंटिन्यूटी रहे, बस यही काम करती है, इसमें कोई बड़ी घोषणा नहीं करती है। अभी तुम बाहर चाय की थड़ी पे कोई दो चार बेवकूफ बैठे होंगे, सरकार ने क्या बजट दिया है, कोई कांग्रेसी होगा, आम आदमी पार्टी का होगा, वो बोलेगा ना सरकार ने क्या बजट दिया है, फालतू सा कुछ भी तो नहीं था बजट में। अरे बेवकूफ, ये तो इंटरिम बजट है, टेम्पररी है, 3-4 महीना बाद दे देगा, फिर बजट आने दो, फिर निर्मला सीतारमन या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कल को मैं बन गया, मैं खड़ा होकर बोलूंगा जाओ फीस माफ। इतना खुश हो गया ये। टू अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग मेजर पॉलिसी चेंजेस, मेजर पॉलिसी चेंज अवॉइड नहीं होता, इसके लिए इंटरिम बजट दिया जाता है। द कंप्लायंस, दिस कंप्लायंस टू अवॉइड इन्फ्लुएंसिंग द वोटर, ताकि अगर इंटरिम बजट में अगर ज्यादा सुविधाएं दे दे तो वोटर को इन्फ्लुएंस करने की बात हुई ना, है ना। मोदी जी अगर घोषणा कर दे टैक्स माफ, कितना ही कमा लो, 1 करोड़ कमा लो, 1 करोड़ तक टैक्स माफ, 2.5 लाख 5 लाख तक का स्लैब है ना, वो बोल दिया नहीं 1 करोड़ तक कमाओ जाओ, तो तुम तो बोलोगे यार यही तो चाहिए था राम राज्य, है ना। वैसे तो इनडायरेक्टली उन्होंने कर दिया। राम मंदिर का 22 तारीख को उद्घाटन हुआ, मोदी जी ने किया, है कि नहीं, तो उससे एक पॉलिटिकल छवि बहुत अच्छी बन गई। अगर उसका दूसरा रूप तुम देखो, चलो राम मंदिर का इनॉग्रेशन तो बहुत अच्छी बात हुई कि राम राज्य आ गया, राम जी का मंदिर का इतना बड़ा उद्घाटन हुआ, इससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, टूरिज्म बूस्ट होगा हमारे देश में, ये तो फायदा वाली बात है। अच्छा, मोदी जी का सेल्फ बेनिफिट क्या है इसमें, छवि, है ना। जैसे ही मोदी जी ने उद्घाटन किया, तुमने सुना होगा एक इंडिया ए करके कुछ टीम बना था बहुत बड़ा, जिसमें ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल के नेता हैं, हाँ इंडिया गठबंधन जो था वो बड़ा वाला तुरंत टूट गया, छटक गया सब, नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार दिया फिर से, उड़ता हुआ लोटा है, कभी इधर कभी उधर, तुरंत गठबंधन खत्म, है कि नहीं, ऐसा कहानी हुआ। तो छवि बनाने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा करते हैं, इसलिए ये रोक लगाने के लिए द कंप्लायंस टू अवॉइड इन्फ्लुएंसिंग द इन अकॉर्डेंस विद द ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का ये कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि आप इसमें ज्यादा सुविधाएं और मेजर चीजें न दें। थोड़ा सा ये क्वेश्चन सॉल्व करो फिर आज छोड़ देते हैं, बताओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरिम बजट, इंटरिम बजट से रिलेटेड फॉलोइंग को पढ़ें और सही जवाब दें। The budget is presented in the last year of the government tenure. Unlike the regular budget, the interim budget is a short-term plan basically for 3 to 4 months. कितने लोगों को लग रहा है सर दोनों होगा, हाँ भाई, कितने को लग रहा है ओनली वन, ओनली टू, नाइदर वन नॉट टू, तुम निर्दलीय हो। करेक्ट आंसर इज बोथ वन एंड, दोनों ही है। इंटरिम बजट का मतलब ये हो गया द बजट इज प्रेजेंटेड इन द लास्ट ईयर ऑफ द गवर्नमेंट टेन्योर, जो गवर्नमेंट लास्ट में आती है, जाने वाली रहती है, तभी होता है ये बजट, और ये 3 से 4 महीने के लिए होता है टेम्पररी, तो दोनों ही आंसर क्या होगा, बोथ एंड 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आया इंटरिम बजट। अभी अभी सुनो, इधर देखो, अभी हाँ एक बार देख लो, थोड़ा डरा दूं तुम्हें। 19 स्लाइड तक तुम पढ़े हो सिर्फ, अभी देखो स्लाइड कहाँ जा रहा है, देख लो, देख लो कहाँ तक है। पच्चीस कहाँ पढ़ा रे, बैकग्राउंड तो भी तो पढ़ा था, लगभग 50% पढ़ लिया।